दोस्तों नमस्कार। मैं नारायण अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको विदित है कि हम पुस्तकालय अध्यक्ष जो आगामी एग्ज़ाम होने वाला है उसकी संभावित प्रश्न पत्र की सीरीज़ लेकर चल रहे हैं। उसी कड़ी में आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं और आप सभी का भरपूर प्यार और सहयोग देने के लिए धन्यवाद। चलिए समय व्यर्थ न करते हुए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार, पुस्तकालय में मुख्य रिकॉर्ड क्या हैं? तो ये एक्सेशन रजिस्टर हैं जो मुख्य रिकॉर्ड हैं। एक्सेशन रजिस्टर 14 कॉलम का होता है, लेकिन 2017 के बाद इसके वर्तमान में 15 कॉलम माने जाते हैं। तो 14 और 15 दोनों ऑप्शन में आना संभव नहीं है, तो आप देख लीजिएगा ऑप्शन के अनुसार अपने उत्तर को सटीकता प्रदान करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं अगले क्वेश्चन की। पुस्तकालय में सेल्फ सूची का मुख्य उपयोग क्या है? तो पुस्तकालय में सेल्फ सूची के मुख्य उपयोग की बात कर रहे हैं, तो इसका संबंध स्टॉक वेरिफिकेशन से है। आप याद रखिएगा, स्टॉक के वेरिफिकेशन के लिए सेल्फ सूची का उपयोग किया जाता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार, उपयोगकर्ता और दस्तावेज के साथ पुस्तकालय की त्रिमूर्ति में तीसरा क्या है? तो आप सभी को पता है पाठक, पुस्तक और कर्मचारी हैं। पाठक, पुस्तक और कर्मचारी। त्रिमूर्ति में तीसरे नंबर की बात कर रहा है तो कर्मचारी आएगा, और कर्मचारी स्टाफ इंग्लिश में ऐसा कहा जाता है इन्हें। तो स्टाफ, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि दस्तावेज और उपयोगकर्ता का संपर्क कौन स्थापित करने वाली सेवा है? देखिएगा कि डॉक्यूमेंट और जो यूजर्स है उनके बीच की कड़ी सभी को पता है कि संदर्भ सेवा माना जाता है, और भारत में संदर्भ सेवा के पितामह डॉक्टर S.R. रंगनाथन को माना जाता है। और सिर्फ संदर्भ सेवा के पिता की बात हो वो किसे कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऑप्शन 2 है CAS सर्विस, करंट अवेयरनेस सर्विस, और SDI सेलेक्ट डिमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन रहेगा। ये SDI है वो HP लुहान महोदय द्वारा दी गई है। और SDI में फीडबैक मैकेनिज्म और पाठक प्रलेख प्रोफाइल तैयार करना, मॉड्यूलेशन, प्रोफाइल का मिलान करना, ये सभी SDI के ही पार्ट हैं, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार, एक प्रक्रिया जिसमें संगठन में काम करने के लिए निश्चित पदों पर योग्य व्यक्तियों को नियोजित करना क्या कहलाता है? तो ये भर्ती कहलाती हैं, रिक्रूटमेंट। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस यानी लागत परख जो लाभ होता है यानी विश्लेषण है वो क्या है? तो देखिएगा इसमें से परफॉर्मेंस, ऑप्शन डी रहेगा, परफॉर्मेंस एवल्यूएशंस बेस्ड ऑन बेनिफिट इन रिलेशन टू इनपुट। तो कुछ विद्यार्थी पूछ रहे हैं कमेंट बॉक्स में, सर ये नेट के लिए उपयोगी रहेगा कि कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो पुस्तकालय का सिलेबस किसी भी राज्य के अनुसार चेंज नहीं होता है, किसी भी एग्ज़ाम के अनुसार चेंज नहीं होता है, सिलेबस बहुत छोटा है, इसलिए यही क्वेश्चंस जो करवाए जा रहे हैं। अगर आपने ढंग से वीडियो देख रहे हो तो कमेंट पढ़िएगा वीडियो के नीचे जाकर। बहुत सारे पिछली बार हमारे विद्यार्थियों ने, हमारे जो ऑनलाइन विद्यार्थी हैं, उन्होंने नेट यहाँ तक कि JRF भी क्लियर किया इन्हीं वीडियो के माध्यम से, सिर्फ इन्हीं वीडियो को देखकर, बिना किसी किताब के। ऐसे ऐसे कमेंट्स आपको उन विद्यार्थियों को, मैं तो देख के निजी रूप से जानता नहीं हूँ कि वो कमेंट करें, बहुत सारे कमेंट आ रखे हैं उन वीडियो के नीचे। आप जाकर ज़रूर देखिएगा, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और आगामी पुस्तकालय अध्यक्ष एग्ज़ाम और नेट का एग्ज़ाम प्रस्तावित हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, आप जरूर आजमाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए आय का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो आय का मुख्य स्रोत लाइब्रेरी सेंस है। लाइब्रेरी सेंस कुछ इस प्रकार लगता है, तमिलनाडु में 10% लगता है, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश में 8% लगता है, और कर्नाटका में 6% लगता है, और केरला में 5% लगता है। ये याद रखिएगा, डाटास में आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। पुस्तकालय में विपणन का क्या अर्थ है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि पुस्तकालय में विपणन का क्या अर्थ है? तो सेलिंग ऑफ लाइब्रेरी प्रोडक्ट्स आर सर्विस, यानी पुस्तकालय की सर्विस
और जो प्रोडक्ट्स हैं उसका बेचान है, जो बेचना है उसको, वही लाइब्रेरी विपणन कहलाता रहा है। सीसी का तीसरा पार्ट क्या है? तो ये सीसी का तीसरा पार्ट धार्मिक ग्रंथों से संबंधित है। आप मुझे बताइएगा सीसी का पहला पार्ट और दूसरा पार्ट किससे संबंधित रहता है, कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तकालय किसी संस्थान का दिल है, ये कथन किसका है? तो ये कथन देख लीजिएगा कि पहला ऑप्शन है DS कोठारी। इनका संबंध कोठारी आयोग से है, 1964 में है। मुदालिर कमीशन, मुदालिर कमेटी से संबंध है मुदालिर साहब का, ये 1952 में आई थी। ये माध्यमिक शिक्षा से संबंधित हैं और पुस्तकालय किसी संस्था का दिल हैं, ये डॉक्टर SR रंगनाथन महोदय द्वारा कहा गया था। शब्द पुस्तकालय किस शब्द से बना है? तो ये लाइबर, लैटिन भाषा के लाइबर से बना है, और फ्रेंच कौन सी भाषा के लिब्रा से बना है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ऑप्शन ए लाइबर करेक्ट रहेगा इसके लिए। राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह का आयोजन भारत में कब से किया जा रहा है? 1968 से। अमेरिका में कब से किया जा रहा है? और राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह किसके द्वारा शुरू किया गया? ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बहुत बार वीडियोस में करवाए हैं। अगर आप सटीक उत्तर दे पाए तो आपका मैं आभारी रहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार, यह कथन किस प्रकार के पुस्तकालयों के संदर्भ में सही है कि द लाइब्रेरी फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल। ये रहेगा पब्लिक लाइब्रेरीज के लिए, सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तकालय का सही वर्गीकरण क्या है? मतलब कौन से पुस्तकालय का कर्म क्या रहना चाहिए, ये प्रश्न पूछा है। तो ये देखिएगा आपकी इसमें देखिएगा पब्लिक, एकेडमिक और स्पेशल रहेगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक पुस्तकालय निम्न में से किसका उपहार है, निम्न में से किसका गिफ्ट है? तो ये डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में ही सार्वजनिक पुस्तकालय होते रहे हैं। पहले के जो पुस्तकालय थे वो इंपीरियल लाइब्रेरी की तरह होते थे, सिर्फ राजा महाराजा के पुत्र या फिर अंग्रेज अधिकारी ही वहाँ जा सकते थे। और उसके बाद में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत के इंपीरियल लाइब्रेरी को ही भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय 1948 में बना दिया गया, जिसे 1 फरवरी 1953 को तत्कालीन भारतीय शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा जनता के लिए खोल दिया गया। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनौपचारिक आत्मशिक्षा किस तरह के पुस्तकालयों से संबंधित है? अनौपचारिक पुस्तकालयों की शिक्षा की बात हो रही है, इनफॉर्मल एजुकेशन है, वो हमें पब्लिक लाइब्रेरी से डेफिनेटली मिलती हैं। इंपीरियल लाइब्रेरी का पहला लाइब्रेरियन कौन था? बड़ा अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इंपीरियल लाइब्रेरी का प्रथम लाइब्रेरियन 1900, क्योंकि इंपीरियल लाइब्रेरी जब बना 1902 में अस्तित्व में आया, और जब इसे जनता के लिए खोला गया 30 जनवरी 1903 को, तब अंग्रेज़ों का अधिकार था, अंग्रेज़ों का शासन था, तो प्रथम शासक वही रहेंगे। तो मैकफरलेन इसका करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद में हरिनाथ डे, इन्होंने इनका बहुत विकास किया। और W.A. वार्डन का संबंध आपको पता है कि बड़ौदा में इन्होंने पुस्तकालय प्रशिक्षण को शुरू किया था। B.S. केशवन स्वतंत्र भारत के प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष थे राष्ट्रीय पुस्तकालय के, ये भी आप याद रखिएगा। और यही इंपीरियल लाइब्रेरी के लास्ट पुस्तकालय अध्यक्ष थे। भारत के संविधान का कौन सा खंड राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना से संबंधित रहा है? तो 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर देख लीजिएगा। ऑप्शन 62, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। किस अधिनियम के तहत भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय पुस्तक प्राप्त करता है? तो ये डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट 1954 के तहत भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय 4 जो डिपोजिटरी लाइब्रेरी हैं भारत के, वो रहे कुछ इस प्रकार हैं। एशियाटिक सोसाइटी मुंबई 1804, उसके बाद में कॉनमेरा पब्लिक लाइब्रेरी 1890, उसके बाद में नेशनल पब्लिक लाइब्रेरी 1948, उसके बाद में दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी 1951, जिसे 1982 में डिपोजिटरी लाइब्रेरी का दर्जा दिया गया। बाकी सभी को 1955 में डिपोजिटरी लाइब्रेरी घोषित कर दिया गया। तो इस प्रकार 4 भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय
4 पुस्तकालयों से पुस्तकें प्राप्त करता रहा है। ये सारे पुस्तकालय याद रखिएगा आप, और इनमें रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक एक्ट 1887 में आया था, ये भी दे रखा है, याद रखिएगा। कौन सा राष्ट्रीय पुस्तकालय का कार्य नहीं है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिएगा कि राष्ट्रीय में प्रकाशित पुस्तकों का प्रकाशन करना और राष्ट्रीय बिब्लियोग्राफी यानी इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी INB का काम करना भी CRL सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी 1955 का कार्य रहा है। और पुस्तकालय अधिनियम का निर्माण करना इसका कार्य कतई नहीं है, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी दस्तावेज के लिए अनुवाद सेवा यानी ट्रांसलेशन सेवा प्रदान करता रहा है? तो ये निष्केयर दिल्ली करता रहा है। निष्केयर दिल्ली सितंबर 2002 में अस्तित्व में आया। ये ISDOC और NISCOM का समन्वित प्रोग्राम है, यानी ये दोनों से मिलाकर बनाया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय पुस्तकालय का नाम, बड़ा अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, ये 1800 में आया था, याद रखिएगा आप सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनता के लिए भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय किसके द्वारा खोला गया? तो 1 फरवरी 1953 तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। स्कूल पुस्तकालय का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो स्कूल पुस्तकालय का 4 ऑप्शन दे रखे हैं। रीडिंग हैबिट को विकास करना रहेगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अकादमिक पुस्तकालयों में आमतौर पर पुस्तकालय समिति का सचिव कौन होता है? तो ये जो एकेडमिक एजुकेशन होती हैं 10वीं या 12वीं की, वहाँ पर तो देखिएगा कि जो संस्था प्रमुख होता है, जो प्रधानाचार्य होता है या प्रधानाध्यापक होता है, वही रहता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर रहेगा, अकादमिक पुस्तकालय का सचिव। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। और जितने लोग वीडियोस देख रहे हैं, मैं सुबह उठकर आप सभी के लिए मेहनत कर पा रहा हूँ। आपको एक वीडियो में एक दिन में 2 से 3,000 तक व्यूज़ आते हैं। 3,000 लाइक्स मुझे नहीं मिलते हैं, उसके 1/3 लोग ही करते हैं। और जो लोग लाइक बटन को प्रेस नहीं करते हैं, मुझे नहीं पता उनको क्या तकलीफ़ होती होगी। चलिए मैं उनका बात नहीं करता हूँ, आगे शुरुआत करते हैं। एक मोटिवेशन मिलता है लाइक से, मिलता है कि देखिए इतने लोग आपके वीडियोज़ को पसंद कर रहे हैं, आपके जो बताने का तरीका है उसको, सलीके को पसंद कर रहे हैं। चलिए, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे चैनल्स यूट्यूब पर पढ़ाए जा रहे हैं, बहुत सारे जो कि स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैंने खुद उनके वीडियोस देखे और मैंने फील किया कि नहीं, 1 घंटे की वीडियोस में सिर्फ 3 से 4 क्वेश्चन ही उसमें बताए जाते हैं। बाकी का जो किताब का जो मैटर होता है वो एक टेक्निकल बोर्ड के माध्यम से बोर्ड पर चिपका दिया जाता है और फिर उसी को पढ़ दिया जाता है। तो उसमें कोई मतलब नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि उन गुरुजनों के पास शायद पुस्तकालय में कोई डिग्री या डिप्लोमा या इन्होंने कुछ किया होगा, क्योंकि जिस तरीके से वो पढ़ा रहे हैं ये शायद कतई मंजूर नहीं है। क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन कभी नहीं पूछे जाते हैं थ्योरिटिकल, बहुत सारी थ्योरी को पढ़ाना, क्योंकि सिर्फ फैक्चुअल क्वेश्चन रहेगा, सिर्फ फैक्चुअल क्वेश्चन। अगर आपको फैक्ट आते हैं तो आप एग्ज़ाम क्लियर कर पाओगे। यहाँ तक कि नेट के एग्ज़ाम में भी 40 से 50% फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका कॉन्सेप्ट से कहीं संबंधित नहीं है, सीधा क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार के पुस्तकालयों में उद्देश्य उपयोगिता की अकादमिक और शोध संबंधी ज़रूरत को बढ़ावा देना है। तो अगर आपको पता है कि शोध संबंधी ज़रूरतों को बढ़ावा देना यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी का काम है तो ही आप कर सकते हैं, इससे आपके कॉन्सेप्ट का कोई मतलब नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की सार्वजनिक पुस्तकालय के उद्देश्य को बढ़ावा देना, तो ये प्रजातंत्र की भावना का विकास करना है। उन पुस्तकालयों को क्या कहा जाता है जिनमें सेवाएं पूरी तरह से स्वचालित होती हैं और सभी संसाधन डिजिटल होते हैं? तो यह डिजिटल लाइब्रेरी का काम है। ऐसी कौन सी लाइब्रेरी हैं जहां पर डिजिटल स्रोत और परंपरागत स्रोत दोनों होते हैं? तो वो हाइब्रिड लाइब्रेरीज का काम रहा है। वर्चुअल लाइब्रेरी को बिना दीवारों का लाइब्रेरी भी कहा जाता रहा है। देहरादून जहाँ पर कि स्पेशल लाइब्रेरी हैं, ब्लाइंड लाइब्रेरी 1979 में आई थी। ये किस प्रकार की हैं? तो वो एक स्पेशल लाइब्रेरी हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन कि पुस्तकालय अगर पढ़ने वाली सामग्री का कोई भौतिक संग्रह स्थानीय सहायक स्टाफ के बिना संचालित हो रही हैं तो क्या कहलाती हैं? तो वो वर्चुअल लाइब्रेरी, यानी बिना
स्टाफ की लाइब्रेरी, बिना दीवारों की लाइब्रेरी आप जिसे कह सकते हैं, बिना व्यक्तियों की लाइब्रेरी, बिना संसाधन, जो संसाधन सिर्फ होंगे वो सिर्फ डिजिटल माध्यम में ही होंगे, वर्चुअल लाइब्रेरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पुस्तकालय का उपयोग करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें उपयोगकर्ता कहा जाता है, यूजर्स कहा जाता है इंग्लिश में। वर्चुअल लाइब्रेरी तक पहुंचने तक किस कार्ड का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन पूछा है, तो चेक कार्ड, ये रंगनाथन की त्रिपत्र का एक कार्ड है, रजिस्टर कार्ड, चेक कार्ड और बुक क्लासिफाइड कार्ड, 3 प्रकार के कार्ड रंगनाथन महोदय ने सुझाए हैं। और वर्चुअल लाइब्रेरी के लिए बॉटम कार्ड का उपयोग हम करेंगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षात्मक अनुक्रम का सिद्धांत है? तो ये काउकेफे सिद्धांत है, याद रखिएगा। और साहित्यिक वारंट का सिद्धांत वोल्ड्रम हल्मे ने दिया था। और समय से पूर्व का सिद्धांत और समय के पश्चात का सिद्धांत, बिफोर द टाइम और आफ्टर द टाइम, ACI और PCI, ये डॉक्टर रंगनाथन महोदय ने दिया था, आप याद रखिएगा। कौन से विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटी में सबसे पहले पुस्तकालय अध्यक्ष में प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया? तो ये पंजाब यूनिवर्सिटी 1915, जॉन डिकिंसन के प्रयासों से, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से विभाग के आंकड़े पाठकों की पसंद, नापसंद और प्रतिक्रियाओं को जानने के लिए अच्छा रूप हैं? तो ये सर्कुलेशन विभाग, जहाँ पर सर्कुलेशन विभाग को हम कर्मचारियों का हब कह सकते, पाठकों का हब कह सकते हैं। वहाँ सबसे ज़्यादा पाठक आपको मिल जाएंगे, क्योंकि उनकी पसंद, उनकी नापसंद, वो किस प्रकार के ग्रंथों को तवज्जो दे रहे हैं, किस प्रकार के ग्रंथों को अधिकाधिक पढ़ रहे हैं। तो ये सब पुस्तकालय अध्यक्ष जानकर अपने पुस्तकालय में उसी प्रकार की पुस्तकों का अरेंजमेंट या उसी प्रकार के पुस्तकालय की पुस्तकों की डिमांड प्रशासन से या फिर अपने उच्च अधिकारियों से कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपेक पेपर किससे संबंधित हैं? तो मैं पहले वाले वीडियो में बता रखा हूं। तो ओपेक जो पेपर होता है वो नॉन ट्रांसपेरेंट होता है। उपयोगकर्ता का अध्ययन, तो उपयोगकर्ता में उपयोगिताओं की जो उपयोगकर्ता हैं उनकी आवश्यकताओं का अध्ययन किया जाता है। तो देख लीजिएगा, आपकी स्टडी ऑफ नीड्स ऑफ द यूजर करेक्ट आंसर रहेगा। किस प्रकार के पुस्तकालयों में एकस्व बहुत उपयोगी होता है? पेटेंट की बात हो रही है, तो पेटेंट के बारे में कुछ फैक्ट। पेटेंट प्राथमिक प्रकार की सूचना का स्रोत है। पेटेंट का कार्यालय नागपुर में है, 1970 में जो स्थापित किया गया था। और पेटेंट स्पेशल लाइब्रेरीज के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। सार्वजनिक पुस्तकालयों में पेटेंट नहीं होता है, ये आप याद रखिएगा। UGC लाइब्रेरी कमेटी के अनुसार पुस्तकालयों को, पुस्तकालय कर्मचारियों को किस श्रेणी के तहत समूहकृत किया जाता है? तो जो लाइब्रेरियन कर्म होते हैं, जो क्लासिफिकेशन भी जानते हैं, कैटालॉगिंग भी जानते हैं, जो सर्कुलेशन विभाग का ज्ञान भी जानते हैं, डिजिटल लाइब्रेरी का ज्ञान भी जानते हैं, तो डेफिनेटली वो प्रोफेशनल ही होंगे। सेमी प्रोफेशनल या एकेडमिक का इनमें कहीं योगदान नहीं है, तो वो पूर्णतः प्रोफेशनल होंगे, ये आप याद रखिएगा। स्कूल पुस्तकालयों के शैक्षणिक उपयोगकर्ता कौन है? तो देखिएगा कि स्कूल पुस्तकालय में शिक्षक भी अपनी आवश्यक पाठ्य सामग्री ले जाता रहा है और छात्र भी जाते हैं। छात्र और शिक्षक, ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा आपके लिए। राजस्थान के सार्वजनिक पुस्तकालयों का संचालन किसके अधीन है? जो राजस्थान में जो मंडल पुस्तकालय होते हैं या फिर राजस्थान का जो केंद्रीय पुस्तकालय हैं, जो सार्वजनिक पुस्तकालय रहते हैं, जिला स्तर पर भी पुस्तकालय हैं, वो सभी भाषा एवं पुस्तकालय विभाग के अंतर्गत आते हैं। आप याद रखिएगा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग। और वर्तमान में नेशनल लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ इंडिया किस भवन में संचालित हो रहा है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में, मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ। बेलेडियर भवन, मेटकॉफ भवन, भाषा भवन या उपरोक्त में से कोई नहीं, ज़रूर कमेंट करिएगा। ये मैंने कई बार करवाया है और सिर्फ आपको बताने के लिए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, इसके लिए मैंने आपसे पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कब पारित हुआ? बड़ा अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि हमने 2006 तो याद रखा है, पर हमें नहीं पता। अगर ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता तो दिल पर हाथ रखिएगा, बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस, कितने % विद्यार्थी हाँ और ना में उत्तर दीजिएगा। ये मत बोलिएगा कि मुझे पता था या मुझे जानकारी थी। तो ये इसके लिए मैं बता दूं, 20 अप्रैल 2006 अगर ये एग्ज़ाम में आता तो मुझे नहीं पता 10% या 20% से ज़्यादा विद्यार्थी इसको जानकारी रखते। किस संगठन ने पुस्तकालय और सूचना नीति के
मसौदे को तैयार किया है, उसके प्रारूप को तैयार किया है, ड्राफ्ट को तैयार किया है, याद रखिएगा। तो ये RRF 22 मई 1972। तो RRF ऑप्शन डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा सेंट्रल सेक्रेटरीट लाइब्रेरी, केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय, तो सचिवालय पुस्तकालय न्यू दिल्ली, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विस्तार सेवाओं का आयोजन करके पुस्तकालय विज्ञान के कौन से नियम को संतुष्ट किया जाता रहा है या किया जाता है? तो ये नियम नंबर तीसरा नियम, और तीसरा नियम है प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। केंद्रीय, नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सेंट्रल सार्वजनिक पुस्तकालय पब्लिक लाइब्रेरी भारत में कब पारित हुआ? अच्छा क्वेश्चन है कि केंद्रीय सार्वजनिक पुस्तकालय कब पारित हुआ भारत में। तो ये देखिएगा कि 1950, 1960 या 1956 आप सोच रहे हैं, तो बिल्कुल भी नहीं है, ये अब तक पारित ही नहीं हुआ है। ज़रूर आप एक बार कमेंट करिएगा। और ये आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन शायद अंतिम पड़ाव में आ चुके हैं हम वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा आप, ताकि मुझे जो भी जितने भी दिन आपके आगामी पुस्तकालय अध्यक्ष की भर्ती, चाहे इसमें आपका सिलेक्शन हो या नहीं हो, पर आपको लगे रहना है। केवी में हर साल भर्ती आती रहती हैं, NVS में, डिफेंस में, DRDO में, यूनिवर्सिटीज़ में। तो आप ज़रूर इसमें संलग्न रहिएगा, तैयारी में लिप्त रहिएगा और मेहनत करिएगा इस सब्जेक्ट पर। इसके साथ में जो भी आपके सिलेबस में एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं उनको भी तैयार रखिएगा, क्योंकि इतनी तैयारी लाइब्रेरी साइंस की ज़रूरत है, उतनी ही भी उनकी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार, राधाकृष्ण केंद्रीय सार्वजनिक पुस्तकालय का नाम, राजस्थान केंद्रीय सार्वजनिक पुस्तकालय का नाम ही राधाकृष्ण राज्य केंद्रीय पुस्तकालय है। इस प्रकार दिमाग में ये सारे डाटाज हैं अभी मेरे, या फिर रहते हैं हमेशा ही इस सब्जेक्ट से रिलेटेड होने के कारण कि नाम ही राधाकृष्ण आया। तो आप अगस्त 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। ILA के संस्थापक सचिव KM आशुदुल्ला मोहतिये, और प्रथम अध्यक्ष कौन थे ILA के? 12 सितंबर 1933 को ILA इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। और प्रथम अध्यक्ष का पूछा है मैंने, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का लाइब्रेरी एसोसिएशन कौन सा है? IFLA, कोमला, उपरोक्त दोनों और केवल IFLA? तो IFLA इंटरनेशनल फेडरेशन लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन 1927, कोमना कॉमनवेल्थ पब्लिक लाइब्रेरी 1972। तो ये दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर की लाइब्रेरी थी। तो ये तो थी आज की हमारी संभावित प्रश्न पत्र की सीरीज़, और आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं, क्या आप फ़ायदा ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप मुझे कमेंट करिएगा। और साथ ही एक सूचना, ये सभी काम आप लाइक वाला और कमेंट वाला, नेगेटिव कमेंट्स को श्रद्धांजलि देते हुए, क्योंकि मैं हर बार देखता हूँ 10% लोग ऐसे हैं जो कि ना तो खुद पढ़ना चाह रहे हैं, ना दूसरों को पढ़ना वो चाहते हैं कि वो पढ़े, न पता उनका जीवन किस लिए हुआ है इस धरती पर। क्योंकि बुढ़ापा, जैसे मैं हमेशा वीडियोस में कहता हूँ, नज़दीक हैं, इस धरती से हम सभी को पलायन करना है। तो पलायन करने से पहले अपने जीवन को थोड़ा सा सहज महसूस करेंगे अगर आपके पास किसी प्रकार की राजकीय सेवा होगी तो, वरना जीवन तो चल रहा है, ये चलता ही रहेगा। इन सभी शब्दों के साथ मैं नारायण आप सभी से विदा लेता हूँ। मेरे साथ चैनल में बने रहने के लिए, वीडियोस को देखने के लिए और खूब सारा प्यार और सहयोग देने के लिए आप सभी का धन्यवाद।